यह वीडियो संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक की 5वीं कक्षा के लिए है। पाठ की शुरुआत में संस्कृत वर्ण परिचय है, जिसमें संस्कृत वर्णमाला के बारे में बतलाया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, यानी जिसे हम अक्षर कहते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण किया जाता है। हिंदी और संस्कृत में वर्णमाला में सिर्फ स्वरों का अंतर होता है। हिंदी में 11 स्वर बताए जाते हैं, परंतु संस्कृत में 2 अन्य स्वर होते हैं। री के पश्चात रिर और लिरी, यह 2 स्वर अतिरिक्त हैं, जिसके कारण संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों को भी गया है उच्चारण के अनुसार से। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में का दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ली, री, और दीर्घ स्वर में आते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ऋ, दीर्घ उ, दीर्घ ई और आ। यह सभी जो हैं, यह सभी दीर्घ स्वर हैं, जिसके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है। हालांकि ऋ का प्रयोग हम लोग शब्द रूप में देखते हैं। तृतीया विभक्ति में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। कारक शब्द रूप के तृतीया विभक्ति में ऋ का प्रयोग दिखता है, परंतु षष्ठी विभक्ति में भी ऋ का प्रयोग दिखता है। लेकिन लृ का प्रयोग वेदों में किया गया है, और यह वेदों के श्लोकों में लृ की चर्चा की गई है, और लृ स्वर का प्रयोग सामान्य रूप में पुस्तकों में नहीं मिलता। इसके पश्चात यानी अ से औ तक जो है वह 13 है, 13 स्वर है। और इसके पश्चात आते हैं व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण यानी अक्षर को हम लोग व्यंजन कहते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें अगर स्वर नहीं मिलाते हैं तो इसके इन अक्षरों के नीचे एक तिरछी लाइन खींची जाती है। इस प्रकार की तिरछी लाइन होती है, जिसे हम हलंत कहते हैं। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या हिंदी के समान 33 है, जिसमें स्पर्श वर्ण 25 हैं, अंतःस्थ 4 हैं और ऊष्म वर्ण भी 4 हैं। स्पर्श वर्ण में कुल 5 वर्ग हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। क वर्ग में 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में भी 5 है, च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग में भी 5 वर्ण है, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में भी 5 वर्ण है, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, प, फ, ब, भ, म। इन्हें स्पर्श वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके पश्चात आता है अंतःस्थ वर्ण। इसमें हवा हृदय से निकलती हुई महसूस होती है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। य, र, ल, व इन्हें अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। इसके बाद आता है ऊष्म वर्ण।
ऊष्म वर्ण में माना जाता है कि इन वर्णों के उच्चारण में हवा गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इन वर्णों में ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी हवा गर्म होकर बाहर निकलती है। अब है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ए ऐ ओ औ के बाद अंग अह हिंदी में हमें सिखाया जाता है, लेकिन जब व्याकरण में आते हैं तो उस अंग अह को वहाँ से हटा दिया जाता है। अंग अह ना तो व्यंजन है और ना ही स्वर है, और इनका उच्चारण दोनों के मध्य में होता है। अ के साथ इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। जो अ होता है यानी विसर्ग की मात्रा, वह अक्षर के बगल में दो बिंदा होता है इस प्रकार से, जिसे हम लोग विसर्ग कहते हैं, और अक्षर के ऊपर में एक बिंदा लगता है, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। ये अयोगवाह है। जब किसी भी वर्ण में जो मात्राएं लगती हैं, वह मात्राएं उसमें जब लगा दी जाती हैं तो उस व्यंजन के नीचे से हलंत हटा दिया जाता है। जैसे क में अगर अ लगाएंगे तो वह वहाँ से वह मात्रा हट जाती है, क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, वह उसमें उसके उच्चारण में समाहित हो जाता है। ख के साथ आ लगाते हैं तो उसमें आ की मात्रा एक खड़ी लाइन लगती है, जो इस प्रकार से है। इसी प्रकार से च में ई लगाया गया है, जो इस प्रकार से यह मात्रा है। छ में दीर्घ ई की मात्रा है, जो अक्षर के पश्चात लगाई जाती है, इस प्रकार से छी। ट में उ तो टू आगे की तरफ, और ड में उ लगा है, वह पीछे की तरफ दीर्घ उ की मात्रा है। प में री नीचे मात्रा लगा है, और त में ऋर लगा है, त्रिर कहते हैं इसे। न में ए की मात्रा लगी है, ने। श में अ की मात्रा लगी है, शय। और य में ओ की मात्रा लगी है, यो। और ह में औ की मात्रा लगी है, तो ह बनता है। इस प्रकार से यह सभी जो है मात्राएं इस प्रकार से लगाई जाती हैं, और इस प्रकार से शब्दों का निर्माण है। संस्कृत में अपने वर्ग के अन्य वर्णों के साथ संयुक्त पंचम वर्ण यानी अंग, य, ण, न और म को अगले वर्ण के साथ जोड़कर लिखा जाता है, जबकि हिंदी में ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। जो भी वर्ण है उसमें जैसे ज के साथ अगर अनुस्वार लगाना होता है तो संस्कृत में वहाँ पर यों का प्रयोग होता है। अगर जैसे त के साथ अगर अनुस्वार का प्रयोग करना है तो वह वहाँ न का मात्रा लगता है। इसी प्रकार से है जो इसमें जैसे ग के साथ जब अनुस्वार लगना होता है तो वहाँ पर अंग आता है। इसी प्रकार से वह पांचवा वर्ण कहने का मतलब है कि वह अपने आगे के वर्णों के साथ में जब भी प्रयोग में आता है तो वह उसका प्रयोग उसके रूप में किया जाता है। जैसे गंगा लिखते हैं तो ग अंग हलंत और ग आ लिखा जाता है गंगा। चंचल लिखते हैं तो च यों च संयुक्त यानी यों आधा और च पूरा ल चंचल, इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तर है, इन प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे और इस वीडियो को देखें और वर्णों को समझने का प्रयास करें। इसके पश्चात है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, जिसमें पहला व्यंजन अधूरा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। हिंदी में इसे संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अलग अलग रूप में संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। यहाँ संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन दोनों को संयुक्त वर्ण कहा जाता है।
जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो वह संयुक्त वर्ण बनते हैं। जैसे क और मूर्धन्य ष के मिलने से अक्ष बनता, तो क, श और अ के मिलने से अक्ष बनेगा। फिर त, र और अ के मिलने से त्र होता है। ज, य, अ के मिलने से ज्ञ होता है। स, र और अ के मिलने से स्र होता है। य और अ के मिलने से ज होता है। द, ध, अ के मिलने से दद होता है। और इसी प्रकार से द, व और अ होता है। इससे बने हुए कुछ शब्द हैं यहाँ पर, जैसे वृक्ष, क्षीण, क्षेत्र, क्षमता, कक्ष, यह सब, इन सभी शब्दों में अक्षर का प्रयोग किया गया है। फिर त्रस्त, त्रुटि, त्रिभुज, मित्र, शत्रु, इन सभी शब्दों में त्र का प्रयोग है। ज्ञान, संज्ञा, आज्ञा, प्रज्ञा, विज्ञान, इन सभी में ज्ञ का प्रयोग है। फिर श्रमिक, श्रवण, विश्राम, मिश्रण, इन सभी शब्दों में स्र का प्रयोग है। इसी प्रकार से द, य और अ के मिलने से द्य बनता है, तो वह हो जाता है जैसे विद्या, उद्यम, द्युति, द्यौ, यद्यपि, यह सभी द्य। तो द और य के मिलने से द्य बना। उसी प्रकार से तालव्य स और र के मिलने से अ बनता है। इन्हें याद रखेंगे और इसका उच्चारण अनिवार्य है। द और ध और अ के मिलने से दध होता है, और द, व और अ के मिलने से द्व होता है। जैसे कि योद्धा, योद्धा में दध का प्रयोग किया गया है, और क्रुद्ध में भी दध संयुक्त का प्रयोग किया गया है, और शुद्ध में भी दध संयुक्त का प्रयोग है, और प्रबुद्ध में भी दध संयुक्त का प्रयोग है। श्रद्धा में भी दध संयुक्त का प्रयोग है। द्व से जैसे बना विद्वान, द्वार, द्वीप, द्वेष और द्वितीय, इन सभी शब्दों में द्व का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। इन वर्णों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी उच्चारण के अनुसार से जब वर्णों को अलग अलग रखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो स्वर आता है उसी के अनुसार से उस शब्द का नामांकन होता है। यानी जो अंतिम स्वर उसके अनुसार से कहते हैं। जैसे अंतिम स्वर अगर अ अकारांत होता है, अंतिम स्वर अगर आ आता है, अगर ई है तो ईकारांत, और अंतिम स्वर अगर उ है तो उकारांत कहलाता है। अंत में यदि कोई व्यंजन है तो वैसी स्थिति में वह शब्द व्यंजनांत कहलाता है। जैसे कनक, कनक शब्द में क, अ, न, अ, क, अ है, तो यह कनक शब्द अकारांत है। सरिता में अंतिम वर्ण आ है, इसलिए यह आकारांत है। स, अ, र, ई, त, आ, सरिता। पति, प, अ, त, ई, पति, पति ईकारांत है। नदी में न, अ, द, दीर्घ ई है, इसलिए यह दीर्घ ईकारांत है। और पशु, प, अ, स, उ, पशु, यह उकारांत है, हर्ष उकारांत। और वधु, व, अ, ध, उ, वधु, यह दीर्घ उकारांत है। दात्री में द, आ, त, री, दात्री, यह रीकारांत है। और हस्तिन में ह, अ, स, त, ई, न, हस्तिन, यह व्यंजनांत है। इस प्रकार से शब्दों का निर्धारण भी होता है। जो शब्द रूप में अलग अलग इसी अनुसार से शब्द रूप भी बनाए जाते हैं, और शब्द रूप के नियम भी इसी अनुसार से लागू होते हैं। इसके बाद जो बिखरा हुआ रूप होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के उच्चारण के अनुसार से अगर वह बिखरे रूप में है और उच्चारण के अनुसार से उसे जब मिलाकर शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। यानी जो वर्ण विच्छेद अगर किया हुआ है उसे जो जोड़कर एक शब्द बनाते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण संयोजन, यानी वर्ण संयोग भी कहा जाता है। जैसे उ, द, आ, ह, अ, र, अ, ण, अ। तो इससे बना उदाहरण
न ई र म ई त आ निर्मित निर्मित। हाँ, न ई र म अ त अ निर्मित। और इसके पश्चात है स अ ब त अ शब्द, प उ त अ क अ म पुस्तकम। और इसके बाद है भ उ प अ त ई भूपति, ल ए ख अ न ई लेखनी। इस प्रकार से कहते हैं वर्ण संयोजन। तो वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद भी वर्ण का भाग होता है और यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कनक का यहाँ विच्छेद किया गया है, तो उच्चारण के अनुसार से हमेशा ध्यान में रखें जो मात्राएं लगी हैं, जो जैसे कि अक्षरों की 12 खड़ियाँ जो होती है हिंदी में, तो उसके अनुसार से यहाँ जो 12 खड़ी है, 12 मात्रा में से 11 मात्राएं लगती हैं। औ की अपनी मात्रा नहीं होती है, तो उसको जब भी अलग करके लिखना होता है तो उसे निकालने के पश्चात, जैसे क हलंत अ लिखते हैं क, वैसे ही क में आ की मात्रा अगर है तो उसे उसके पश्चात दिखाया जाता है। और र में अगर हर्ष ई की मात्रा है तो हर्ष ई को बाद में लिख कर दिखलाते हैं, ना कि मात्रा को सिर्फ लिख कर दिखलाते हैं। इस प्रकार से वर्ण विच्छेद पर ध्यान देंगे और वर्ण संयोजन में भी उसे बोल कर देखें, अलग अलग को धीरे क्रम से बोलेंगे तो आपको शब्द का पता चल जाएगा और वह कौन सा शब्द बनेगा उस प्रकार से होगा। जैसे प्रश्न में दिया है नासिका है, तो इसका होगा न आ स ई क आ। तो यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ कंदुकम है न द उ क अ म, तो कंदुकम इस प्रकार से होगा। चक्रम है च अ क र अ म, चक्रम हो जाएगा। विभाजित है व ई भ आ ज ई त अ, तो विभाजित। और प्रयोग है तो यह इस प्रकार से होगा प र अ य ओ ग अ, तो प्रयोग। और वर्ण विच्छेद है यहाँ पर करना है, तो सैनिक है, देख रहे हैं स ऐ, तो स में ऐ का मात्रा लग जाएगा। न ई, न में रस ई का मात्रा लग जाएगा। और क अ है तो क में विसर्ग का मात्रा लग जाएगा। इस प्रकार से होगा सैनिका, यहाँ पर सैनिका लिखना है। और इस प्रकार से है मक्षिका, यहाँ पर है तो म अ क स ई, तो मक्षी, और क आ मक्षिका हो जाता है। प उ तो पू हो जाएगा, प में हर्ष उ। और स प अ यानी स प संयुक्त, और म हलंत तो पुष्पम। हिमालय है तो ह ई में ह में हर्ष ई मात्रा, म में आ की मात्रा, ल अ एक साथ हो जाएगा ल, और य अह तो हिमालय हो जाता है। इसके बाद है वाटिका, वो में आ की मात्रा, ट ई, ट में हर्ष ई मात्रा, और क आ तो क में आ की मात्रा। इस प्रकार से वाटिका। इसके नीचे जो प्रश्न है वह है इसमें से संयुक्त व्यंजन लगे हुए शब्दों को चुनकर लिखना है। जैसे पवित्र में संयुक्त व्यंजन है, इसे चुनकर लिख देंगे। कृपा में कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिर श्रवण में संयुक्त व्यंजन है, इसे लिखना है। आम्रम में संयुक्त व्यंजन है, इसे लिखना है। द्वीप में संयुक्त व्यंजन है, इसे लिखेंगे। फिर पुस्तकम में संयुक्त व्यंजन है, यह लिखना है। शुद्ध में संयुक्त व्यंजन है, यह लिखेंगे। फिर नयन में नहीं है, इसे नहीं लिखना है। शत्रु में है, इसे लिखेंगे। और प्रसन्न में भी संयुक्त व्यंजन है। द्विवत्व है, संयुक्त व्यंजन है, इसे लिखना है। उद्योग में संयुक्त व्यंजन है, इसे लिखना है। पृथ्वी में थव संयुक्त है, इसलिए इसे लिखेंगे। अक्षर में अक्षर है, इसलिए इसे भी लिखना है। और ज्ञान में जय संयुक्त है, इसलिए इसे लिखेंगे। इस प्रकार से प्रश्नोत्तरों को हल करना है इसके आधार पर। और यह था पहले और दूसरे पाठ का वीडियो। इसे अपनी सुविधा के अनुसार से देखें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।